हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनरावृत्ति। हम लोग अपनी सरकार के दो प्रमुख जो अंग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यवस्थापिका यानी संसद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा कार्यपालिका, जिसमें प्रधान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और सरकार का तीसरा प्रमुख भाग सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनरावलोकन। तो नाम से पता चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। दो प्रकार के न्यायालय होते हैं मुख्य रूप से। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो एक ही होता है। और अगला इसका जो है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का अर्थ है पुनः अवलोकित करना या पुनः जांचना, पुनः देखना। किसको देखना? न्याय को देखना कि जो भी कार्य हो रहा है, जिसे राज्यसभा और लोकसभा ने पारित करके, विधेयक को पारित करके कानून का रूप धारण करने से पूर्व वो सर्वोच्च न्यायालय में आता है। सर्वोच्च न्यायालय में आने के बाद उस पर पुनः पूरी जांच पड़ताल होती है कि इसमें कहीं कोई न्याय का प्रश्न तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई जो हमारे पिछले बनाए हुए किसी कानून को क्लैश कर रहा हो, या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वो मौलिक अधिकारों को कहीं क्लैश तो नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोबारा जांची और परखी जाती है और इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो हम इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनरावलोकन। तो ज्ञात है हमें कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो न्यायालय में सबसे पहले जैसे न्यायालय की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक शब्द पहुंचता है और वो होता है न्यायाधीश या जज का। तो कौन कौन न्यायाधीश है, कौन कौन सी उसकी कितनी संख्या होती है, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बड़े बड़े विशेषज्ञों की क्या राय है, इसे हम सब इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डॉक्टर गार्डनर ने अपने कोटेशन के माध्यम से कहा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आ जाती है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की कोई व्यवस्था न हो। कि यदि हम किसी सभ्य राज्य की कल्पना की बात करते हैं तो डॉक्टर गार्डनर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर गार्डनर ने ये कहा है कि एक राज्य बिना विधानमंडल के रह सकता है, बिना विधानमंडल के यानी बिना नियमों के और कानूनों के रह सकता है, ये बात हमारी समझ में आ सकती है। लेकिन एक सभ्य समाज जो बिना न्याय के रहता हो, ये समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है कि या तो वो सभ्य समाज नहीं है, और सभ्य समाज है तो वहाँ न्याय का होना अवश्यंभावी होता है, ऐसा डॉक्टर गार्डनर ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, व्याख्याता है, अंतिम निर्णायक है और सर्वमान्य निर्णायक व सर्वमान्य संरक्षक के रूप में सदैव उपस्थित रहता है। डॉक्टर के सदानंद हेगड़े का कहना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। इसका गठन संविधान के संरक्षक के रूप में हुआ है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह संविधान का संतुलन चक्र है। यह महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे शासन तंत्र से स्वतंत्र होना चाहिए। तो के सदानंद हेगड़े का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय किस रूप में उपस्थित हुआ है? ये संविधान के संरक्षक के रूप में उपस्थित है। दूसरा इसका ये कार्य है
कि जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का भी ये संरक्षक है। अतः तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे वो पूरे भारत को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है कि कहीं भी ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित न हो जिससे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा पे कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो इसकी भूमिका हमेशा किस रूप में रही है? संरक्षक के रूप में, संतुलन चक्र के रूप में, संविधान के निर्माता और संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका रही है। ये सारी भूमिकाएं पूर्ण रूप से कार्य करें, संरक्षक की भूमिका, संविधान के निर्माता की भूमिका या हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक की भूमिका, तभी सही ढंग से पूर्ण हो सकती है जब न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र बनाया जाए। जैसा हमने पढ़ा कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है कि जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मिलकर कोई कार्य करती है, घनिष्ठ संबंध उसमें रखती है और यदि न्यायपालिका को भी उसमें ऐड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन होना स्वाभाविक सा हो जाएगा। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित कर सकती है। इसलिए न्याय सदैव निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है कि स्वतंत्र न्याय के अभाव में एक सुनिश्चित परिणाम जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि न्याय हो तो वो संभव नहीं है। यदि न्याय को कहीं ना कहीं बंधनों में बांध दिया जाए, उसे कहीं जंजीरों में जकड़ दिया जाए, जैसे कई बड़े सारे पॉलिटिशियंस के आगे पीछे न्याय के देवता को आगे पीछे घूमना पड़े तो न्याय में कहीं ना कहीं संशय उपस्थित हो जाता है। तो अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो गठन की जब प्रक्रिया होती है तो गठन का फर्स्ट पॉइंट है कि किस प्रकार की से सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया जाता है। तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करनी होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश हों जो सर्वोच्च न्यायालय को अपना पूर्ण कार्य करने की छूट देते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124(1) में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में पहले एक प्रमुख न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1985 के संवैधानिक संशोधन द्वारा अब एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। विशेष स्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेनी भी आवश्यक होती है। कि न्यायाधीशों की नियुक्ति या संख्या में पहले व्यवस्था ये थी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन 1985 के संवैधानिक संशोधन के बाद क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और हमारे इतने सारी केसेस में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से क्या किया, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अब एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि यदि आवश्यकता हो तो वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अर्थ होता है जैसे अन्य न्यायाधीश है 25 न्यायाधीश, उसी रूप में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उच्च न्यायालय से भी पूर्ण रूप से उसकी जानकारी होना चाहिए। उच्च न्यायालय से भी उसको निर्णय लेने की अनुमति लेनी होगी। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? कुल 26, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। अगला हेडिंग है नियुक्ति। कि नियुक्ति
कैसे होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार होती है। वरिष्ठता का अर्थ होता है कि जो सबसे बड़ा हो उम्र में न्यायाधीश, उसे मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति ही करता है। यद्यपि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम नागरिक न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करना आवश्यक होता है। कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, उम्र के आधार पर, जो सबसे आयु में बड़ा है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायाधीश की जो परामर्श है उसी के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन ये बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति को उसकी बात माननी ही पड़े, ऐसी बाध्यता नहीं है। वो 4 वरिष्ठतम नागरिक जो न्यायाधीश है उनकी एक टोली बना सकता है, एक समिति बना सकता है, और उनकी राय पर ही फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला है न्यायाधीशों की योग्यता। कि क्या योग्यता होनी चाहिए न्यायाधीशों की? तो उसमें पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि वह किसी उच्च न्यायालय के अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। फिर वह राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेता हो, तभी वह न्यायाधीश की योग्यता रखता है। और राष्ट्रपति की नजरों में आने के बाद, राष्ट्रपति की कृपा शक्ति प्राप्त होने के बाद वो न्यायाधीशों की श्रेणी में आ सकता है। अगला है कार्यकाल या महाभियोग। मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यदि आयु 65 वर्ष उन्होंने प्राप्त कर ली है तो फिर ये रिटायर हो जाते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित है। वह कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, कि जो भी न्यायाधीश है कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रामाणिक दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। कि किसी कारणवश यदि न्यायाधीश कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है या अपनी अक्षमता दिखा रहा है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत द्वारा पारित होने के बाद प्रस्तावित अभियोग को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तथा उसी के बाद राष्ट्रपति महाभियोग की पूर्ण जानकारी लेकर यदि उससे सहमत हो तो संबंधित न्यायाधीश को पद मुक्त करने के आदेश दे सकता है। कि यदि प्रामाणिक रूप से कोई दुर्व्यवहार हो किसी भी कारण से प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसे अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटा सकता है। इसमें कार्यकाल बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, ये केवल उनकी आयु पर निर्भर करता है। यदि 65 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली है तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। महाभियोग की बात जब होती है तो यदि कोई प्रामाणिक दुर्व्यवहार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कर रहा है या बार बार किसी अक्षमता का प्रदर्शन न्यायाधीश कर रहा है तो फिर राष्ट्रपति यदि उससे इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि वाकई ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो
तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से मुक्त कर सकता है। अगला हेडिंग है वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, कि कितना वेतन दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उनकी सेवा शर्तें क्या होती है। उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 1998 के आधार पर मुख्य न्यायाधीश को 33,000 व अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, स्टाफ कार, सीमित पेट्रोल, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की व्यवस्था भी की गई है। उपरोक्त सभी वेतन भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं, जिस पर भारतीय संसद का कोई अधिकार नहीं होता है। कि जब भी कभी किसी राष्ट्र न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि आपातकाल भी घोषित हो जाए तब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। केवल वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन में कटौती होती है, बाकी सब जगह इनको वेतन दिया जाता है। अगला हेडिंग है उन्मुक्तियां, कि न्यायाधीश को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचनाओं से मुक्ति दी गई है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश किसी विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। कि न्यायाधीशों पर ना तो कोई आरोप लगाया जा सकता है और ना ही उन पर कोई महाभियोग या किसी भी निर्णय के लिए विशेष टिप्पणी दी जा सकती है। उनके आचरण पर भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि न्यायाधीश का जो पद है बहुत ही विशेष पद है, जिसमें कई सारे आरोपियों को सामने लाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े अफसर हो सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हो सकती हैं, हमारे देश की आर्थिक शक्तियाँ हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष आती हैं तो एक बड़ी समस्या को साथ में लेकर आती है, जिसका निर्णय करना राष्ट्रपति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। उनके कई सारे दुश्मन होते हैं, उनके कई सारे दोस्त तो किसी को बनाते हैं ही नहीं। तो कई प्रकार की कार्यप्रणालियों के बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय देता है। इसलिए उनके किसी भी निर्णय पर, उनके किसी भी आचरण पर संशय नहीं उठाया जाता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो ये उनकी उन्मुक्तियों में आता है। उन्मुक्तियों का अर्थ विशेषाधिकार से है कि इस प्रकार के विशेषाधिकार हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी गई है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ा।